मुझे जम्मू कश्मीर जो हमारा राज्य था उसके अंतर्गत एक बहुत बड़ा क्षेत्र गिलगित बाल्टिस्तान, इसको लोग कहते हैं कि ये फॉरगॉटन लैंड ऑफ द फॉरगॉटन पीपल, विस्मृत राज्य का विस्मृत क्षेत्र है हमारा। 1947 के बाद से लगातार इसको भूल गया। तो हमने एक सोचा कि इसमें हमारी धरती, हमारी भूमि, हमारा भविष्य, इस बात पे कुछ बात की जाए आप लोगों के लिए। और इसको लेकर के जो भ्रांतियाँ हैं, इसको लेकर के जो एक अज्ञानता है, अगर मैं उसमें थोड़ी सी बात कुछ कर आगे बढ़ा सकूँ तो ये मेरा सौभाग्य होगा। इसके लिए मैं आनंद मिश्रा जी को और पूरे उनके टीम को इस मंच प्रोवाइड करवाने के लिए, मंच प्रदान करने के लिए हृदय से साधुवाद करता हूँ। जब हम कहते हैं हमारी भूमि, उसका क्या तात्पर्य होता है? हमारी भूमि का तात्पर्य होता है, भूमि सिर्फ भूमि और सीमाएं, ये हमारी मानसिक सांस्कृतिक संरचनाएं हैं। जरूरी नहीं है कि इनका भौतिक अस्तित्व हो सकता है कि इनका भौतिक अस्तित्व हो, लेकिन हमारी मानसिक संरचना का हमारी मानसिक संरचना में संलग्न ना हो, हमारे उस मेमोरी में, कलेक्टिव मेमोरी का पार्ट ना हो, तो धीरे धीरे वो विस्मृत हो जाती है। जब हम कहते हैं कि वहाँ तो दूध भी नहीं उगती है, तो हमने सांस्कृतिक एक चेतना, क्योंकि भारत देश, आप देखिए, भारत देश एक सिविलाइजेशनल कंट्री रहा है। यहाँ का जो सीमाएं हैं वो किसी छोटी आइडेंटिटी के बेस पे नहीं बनती है। उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक एक बहुत सुस्पष्ट तरीके से हमने पूरे भारतवर्ष, भारत भूमि, भारत माता को हमने बहुत अच्छे तरीके से चिन्हित किया। तो एक तो परसेप्शन ये बन जाता है कि हम अपने, क्या ऐसा रहा हमारा कि हम अपनी सीमाओं के प्रति सचेत नहीं थे, क्या ऐसा ऐतिहासिक रूप से रहा? लेकिन नहीं, ऐतिहासिक रूप से हम एक सिविलाइजेशनल कंट्री थे और हमने अपनी सीमाओं को, अपनी ज़मीन को, अपनी मातृभूमि को बहुत अच्छी तरीके से परिभाषित, चिन्हित और उसको पूजा वंदना के लोग हमने उसको बनाया था। भारत का कोई भी प्राचीन साहित्य जिसके अंदर हिमालय को संज्ञा विशेषण के रूप में चिन्हित ना किया हो, शायद ही कोई साहित्य। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि एक कालिदास उज्जैन में बैठे हुए व्यक्ति, और उनको अपना, मैं पढ़ रहा था, मेघदूतम पढ़ रहा था, उनकी मानसिक संरचना में आप पूरा देखिए कि एक अलकापुरी की कल्पना किया है कि अलकापुरी कहाँ? अलकापुरी मानसरोवर के पास, और उज्जैन से ये मध्य भारत से जाता है जो एक संदेश के साथ, और इतना बढ़िया वर्णन जगह जगह पर पूरी ज्योग्राफी और पूरे मानसरोवर को जाकर के एक सुंदर प्रतिबिंब एक हिमालय का। और उसी से के साथ ही हमारी जो सामरिक चेतना थी, हमारी जो सीमाओं की जो सजगता थी, उसके लिए उन्होंने क्या लिखा, मैं एक श्लोक सुना देता हूँ आपको। उन्होंने लिखा, असुत्रस्याम दिशि देवात्मा हिमालयो नागाधिराज है, पूर्वोपर है तोयम निधि वगाहम पृथिव्यायु मापदंड। क्या हुआ कि ये पूरे पृथ्वी का मापदंड है। हमने देखिए, अभी आप देखिए कि सीमाओं को लेकर के हमारा कंफ्यूजन कितना है। हम नहीं जानते कि जो दक्षिण भारत के जो बड़े साम्राज्य थे, उनकी स्थितियाँ क्या थी, उनके सांस्कृतिक अवदान, उनके सांस्कृतिक जो निरंतरता थी हमारे उत्तर भारत के साथ किस तरीके से थी। हम नहीं जानते कि आसाम के अंदर, जिसको प्रागज्योतिषपुर बोला जाता रहा, उसके अंदर जो सबसे बड़ी डायनेस्टी थी, अहोम डायनेस्टी, वो किस तरीके से थी। हम नहीं जानते कि हमारे जो बहुत बड़े रूल जिन्होंने किया, ललितादित्य मुक्तापीठ, पूरा लेकर के हिमालय से लेकर के कर्नाटका तक का उनका एम्पायर था।
हमारा ये एक सामूहिक विस्मृति क्यों हुई हमारे मानसिक चेतन, हमारे मानसिक अवचेतन में? इसके प्रश्न हमें ढूंढने पड़ेंगे कि सीमाओं के प्रति ये जो सजगता, जो हमने कहा कि कोई भारतीय कोई भी प्राचीन साहित्य इन सीमाओं से परे नहीं है। हमने कल्पना किया कि मानसरोवर में भगवान शिव बसते हैं, और आप साउथ इंडिया में चले जाएंगे, वहाँ पर आप देखेंगे कि कन्याकुमारी के अंदर एक मंदिर है जिसमें कल्पना की गई है, कल्पना शब्द में थोड़ा अलग अर्थों में कर रहा हूँ, उसमें ये माना गया कि माता पार्वती शिव के लिए उपासना कर रही हैं। तो हमने अपने सांस्कृतिक निरंतरता से इन सीमाओं को हमने समझने की कोशिश हरदम की, समुद्र से लेकर के और ऊपर तक। विष्णु पुराण का आप जानते हो, हमने माँ शारदे की, एक शारदा पीठ है, आप जानते हैं शारदा पीठ। हमने कल्पना किया कि शारदा पीठ में गए बिना कोई व्यक्ति, शारदा पीठ अभी जो POJ के जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का मीरपुर मुजफ्फराबाद का जो एरिया है वहाँ पर है। हमने ये माना कि कोई भी व्यक्ति बिना वहाँ गए हुए, वहाँ पर बिना उपस्थित हुए किसी भी तरीके से उसके ज्ञान पूरा नहीं होगा। शंकराचार्य जी केरला से चल करके वहाँ जाते, विवेकानंद वहाँ जाते, और देश के जितने भी महान दार्शनिक परंपरा के लोग रहे, हमारे विद्वत परंपरा के हमारे मनीषी जितने भी रहे, सब ने वहाँ पर जा कर के, वहाँ से भी हम नहीं जानते, हम इसी में एक चीज़ हम नहीं जानते कि अभिनव गुप्त कौन थे और उनका शैव दर्शन क्या था और कैसे था। ललितादित्य ने जिस समय कन्नौज जीता तो उन्होंने कहा कि मुझे एक शैव दार्शनिक चाहिए। ये हमारी परंपरा थी जिसमें हमने भेद नहीं किया कि एक सामरिक जो दृष्टि से देखने वाला है, जो स्ट्रेटजिस्ट है वो अलग बैठेगा, हमारा जो फिलासफर है वो अलग बैठेगा, हमारा लिटरेचर करने वाला देखने। हमने सामूहिकता से चीज़ों को देखने की कोशिश किया। उसी सामूहिकता के अंदर हमने असामूहिकता और एक निरंतरता में चीज़ों को देखने की कोशिश किया। हमने साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट इनके बीच में कभी विभेद नहीं किया। हमारी माता रुक्मिणी अरुणाचल प्रदेश से आती, गुजरात में उनका गुजरात में जो अपने भगवान कृष्ण हैं गुजरात में। तो इस तरीके की एक और ये इन सीमाओं को हमने कभी बंद नहीं किया। हमारे यहाँ आते रहे, हमारे यहाँ चीन के लोग आते रहे, बोलते थे कि दिस इज द लैंड ऑफ द लॉर्ड, दिस इज द लैंड ऑफ द बुद्धा, दिस इज द लैंड ऑफ द विजडम। भारत में पढ़ने आते रहे, हमारे नालंदा, तक्षशिला और जितने भी यूनिवर्सिटीज थी हमारे यहाँ पर ज्ञान परंपरा में। हमने इन सीमाओं के माध्यम से हमने विचार, विज्ञान और का विनिमय किया। साथ में धन और धर्म दोनों को हमने बेचा, दोनों को हमने विनिमय किया, हमने दुनिया में प्रसारित किया कि जहाँ पर हमने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया इन सब चीज़ों को। पूरा जो बुद्धिज्म फैला इस पूरे एरिया में, ये फैल कहाँ से रहा है? इसी एरिया से फैल रहा है, गिलगित बाल्टिस्तान से फैल रहा है। बौद्ध के बड़े बड़े बौद्ध जो चिन्ह अभी भी वहाँ पर मिलते हैं। अशोक चाहे रहे, अशोक रहा हो, उनका साम्राज्य वहाँ तक फैला हुआ था, उनके अभिलेख वहाँ पर प्राप्त होते। कुषाण साम्राज्य रहा, ललितादित्य मुक्तापीठ का साम्राज्य रहा, वहाँ वो लोग हमारे यहाँ। तो हमने ये नहीं दिया, देखिए हमारा जो हिस्ट्री का नरेशन हो गया वो दिल्ली सेंट्रिक हो गया। हमने ये सोचा कि जो दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति है वही हमारा, वही अस्तित्व, वही उसी का इतिहास है, जबकि ये हकीकत नहीं थी। हकीकत ये थी कि कभी हम कश्मीर से शासित होते रहे, ललितादित्य मुक्तापीठ हमको वहाँ से शासित करते रहे, पूरे नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक। कभी हम कभी यहाँ के लोग जो थे, उन लोगों ने, जो नॉर्थ इंडिया के लोग थे, उन्होंने तो एक तरीके से राजनीतिक और सांस्कृतिक जो निरंतरता थी, एक आदान प्रदान, विनिमय, विचार व्यवहार की जो एक श्रृंखला थी, वो हरदम बनी रही। हमने इसको कभी भी, लेकिन हमने इस चीज़ को कभी विस्मृत नहीं किया।
लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हम चीज़ विस्मित हो गए इस चीज़ को। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ। 2 डोमिनियन स्टेट्स बनने थे। दोनों को ये कहा गया कि जितने भी प्रिंसली स्टेट हैं वो किसी न किसी में अपना उनको एक्सेशन करना है, जोग्राफिकल कॉन्टिग्यूटी और पीपल्स विल को देखते हुए। जम्मू कश्मीर ने एक उहापोह, उसकी भी लंबी कहानी है कि उसमें किसको 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 दोषी ठहराया जाए। और उस परिस्थिति में हमारे साथ 26 अक्टूबर 1947 को भारत देश में जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा विलय हो जाता है। और इस विलय के क्रम में जो पूरा का क्षेत्र है, करीब 2,22,000 किलोमीटर का वर्ग किलोमीटर का जो पूरा क्षेत्र है वो पूरा भारत का, क्योंकि 1935 में उन्होंने गिलगित एजेंसी लिया था अंग्रेजों ने। गिलगित एजेंसी का मतलब ये था कि उनको वो आप जानते हैं कि इतना जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन पर ये स्थित है, ये जगह, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हम इस पूरे पोर्शन के दौरान अब हमारी स्थिति ये हो गई कि हमने कहा कि हमारी अब लेकिन इस पूरे पोर्शन के दौरान, जिसमें मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगित बाल्टिस्तान, नक्साई चीन, ये पूरा का पूरा क्षेत्र हमारे पास आ गया लीगली। लेकिन अंग्रेजों की मंशा नहीं थी, और उस समय उसमें जो शीत युद्ध का जो माहौल चल रहा था, उस परिस्थिति में हम इसको नहीं कर पाए। चाइना ने जीता 36,000 स्क्वायर किलोमीटर का। 1963 में चाइना को फिक्सक्स-गाम वैली, चाइना को पाकिस्तान ने अपनी मित्रता में दे दिया। पूरा हम इसी को लेकर के हम यूनाइटेड नेशन पहुँचे। हमको लगा कि शायद हमारे साथ न्याय होगा, लेकिन हम न्याय की जगह अन्याय में फंस गए। और इस जगह की स्ट्रेटजिक लोकेशन ये थी, क्योंकि ये वैसी जगह थी जहाँ पर 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंदर, ये पूरे रीजन के अंदर 19वीं-20वीं शताब्दी के अंदर ग्रेट गेम खेला जा रहा था। ये ऐसी जगह थी जिसके बारे में कहा कि वेयर द एम्पायर्स मीट। इस पूरे क्षेत्र के अंदर ब्रिटेन ने हरदम कोशिश किया कि चाइना के इन्फ्लुएंस, सोवियत संघ के इन्फ्लुएंस को रोका जा सके। 4-5 बड़े राज्य एक दूसरे से मिलते हैं, आप सोचिए। 4-5 राज्य, तिब्बत मिलता है आपका, चीन मिलता है आपका, तजाकिस्तान नहीं मिलता है आपका, अफगानिस्तान मिलता है आपका, जो उस जमाने पर सोवियत संघ का पार्ट हुआ करता था। तो जाहिर सी बात है कि एक स्ट्रेटजिक लोकेशन प्लस ये स्ट्रेटजिक लोकेशन, यह एक हम जिसको कहते हैं सिल्क रोड, जिसके माध्यम से हम ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में हम सबसे ज़्यादा निर्यात करते थे। 40 से अधिक देशों में हमारे व्यापारिक केंद्र होते थे। यहाँ के माध्यम से हम सीधा थल मार्ग द्वारा हम जुड़ते थे। कहाँ जुड़ते थे? पूरे, आप सोचिए कि यहाँ से अगर आपको ईस्ट एशिया जाना है तो हम जापान तक जाते थे, इधर जाना है तो हम जाते थे सेंट्रल एशिया होते हुए फिर मिडिल ईस्ट होते हुए फिर हम सीधा यूरोप को पहुँचते थे। तो ये हमने सिर्फ ये नहीं किया कि हमने हमारी ये आर्थिक मजबूती का केंद्र, और जिस समय 1947 के अंदर सबसे बड़ी ये थी कि इस पूरे पोर्शन पर अमेरिकन का, जब हम गए वहाँ पर यूएसए सुरक्षा परिषद में लेकर के 1 जनवरी 1948 को, लोगों ने कहा कि कमीशन आएगा, यूनाइटेड नेशनल कमीशन फॉर द इंडिया एंड पाकिस्तान बना। उसमें जो आने शुरू हुए वो सैन्य अधिकारी आ रहे थे। अब इंग्लैंड नहीं पावर में था, इंग्लैंड नहीं विश्व शक्ति में था। जो विश्व शक्ति में था वो था अमेरिका और यूएसएसआर। उस पूरे यूएसएसआर का भी एक अलग तरीके से नरेशन है कुछ, कि भारत देश के अंदर वामपंथ चल रहा था, जिसमें कि 16 राज्य हो जाएं। उनकी स्थिति ये थी कि एक वाला जो ऊपर वाला राज्य है, ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसका बहुत अच्छा है, तो और वो हमसे चला गया, हमारे हाथ से। पूरी गिलगित बाल्टिस्तान में मेजर घनसारा सिंह थे, ब्रिगेडियर घनसारा सिंह थे। ब्रिगेडियर घनसारा सिंह, चूँकि अंग्रेज जब 1935 में बनाए थे, इसके बाद उन्होंने इस पट्टी को यहाँ गिलगित, उन्हें यहाँ हरि सिंह को लौटा के चले गए थे।
लेकिन उनकी अंदर से इच्छा थी पूरे विश्व की उस समय महाशक्तियों की, यह प्रोविंस, यह वाला जो पोर्शन है गिलगित बाल्टिस्तान का करीब 65,000 वर्ग किलोमीटर का, यह पोर्शन किस पाकिस्तान या कमज़ोर राज्य के अंदर रहना उनके लिए ज़्यादा उचित हो रहा है, जिसके माध्यम से वो अपना भविष्य में किसी तरीके की राजनीति, भविष्य में किसी तरीके के जियो स्ट्रेटजिक जो एडवांस है जो वो उसको प्राप्त कर सके। कालांतर में हुआ कि मेजर ब्राउन गिलगित स्काउट बनी हुई थी। गिलगित स्काउट के उसने वहाँ पर अटैक किया, रिवोल्ट करवा दिया, और वहाँ मेजर जो ब्रिगेडियर घनसारा सिंह थे जो कि गवर्नर बना के गए थे, हरि सिंह के परिवार के ही थे, उनको बंदी बना लिया गया। और इसके बाद जो गिलगित स्काउट के लोगों ने वहाँ पर जो हिंदू और सिख जो सेना में लोग थे उनको बुरी तरीके से मारा गया। और फिर ये भाग को हमने पूरी तरीके से भुला दिया, है ना। भुला देने के पीछे का स्थिति ये है कि हमने सोचिए कि अभी हम कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, छोटा सा पोर्शन है जिसको पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर कहने लगा। मीरपुर मुजफ्फराबाद का 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का वर्ग क्षेत्रफल है, उसको उसने क्या कहना शुरू कर दिया, उसने कहा कि ये हमारा जो है वो आज़ाद कश्मीर है, ये हमारे आज़ाद कश्मीर। हमने प्रतिक्रिया में क्या कहा उसको कहना शुरू कर दिया गुलाम कश्मीर। अरे गुलाम कश्मीर तो 13,000 किलोमीटर का ही है, जो 65,000 किलोमीटर का उससे 5 गुना जो एक बड़ा एरिया है, जो कि एक मेन एरिया है आपका, वो कहाँ से चला गया आपका। उसको आपने ना हमारे रक्षा मंत्रालय ने नाम दिया उसको, ना हमारे विदेश मंत्रालय ने उसको कोई किसी प्रकार का दूसरा नामकरण किया, और एक कन्फ्यूजन बना रहा पूरे जो एकेडमिक सर्किल में कि गिलगित बाल्टिस्तान का है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर क्या है, पाकिस्तान क्या है। इस बारे में लेकर के एक जो कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया, हमने कभी बात करने की कोशिश, यहाँ तक नहीं बात करने की कोशिश किया कि आप ये बताइए कि क्या इस पोर्शन में पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो गिलगित बाल्टिस्तान है, जो हमारा लद्दाख का जो पोर्शन है, क्या इसमें चाइना पार्ट है कि नहीं पार्ट। और ये कन्फ्यूजन इज स्टिल प्रिवेलिंग इन आवर जो पॉलिसी मेकर्स, कि क्या हम मानते हैं कि चाइना जो हमारे करीब 36,000 प्लस जो सक्सगाम वैली और अक्साई चीन का जो पोर्शन है, क्या हम मानते हैं कि वो पार्टी है। 1999 के अंदर हमारी पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया 22 फरवरी नरसिंह राव जी की सरकार में, जिस पर यह माना गया कि हम इस पोर्शन को वापस लेंगे, ये पूरा का पूरा कश्मीर। लेकिन एक जो सामान्य जनचेतना में है, एक सामान्य व्यक्तियों में है, और यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे हैं, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, किस परिस्थिति में हैं, उसको हमने विस्मृत कर दिया। अभी कहीं किसी ने लिखा कि एक 13,000 किलोमीटर का एक बड़े रिनाउंड आदमी थे, मतलब उनको कुछ नहीं कहा जाना चाहिए, लेकिन ये है कि वो लोग लिख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो POK है वो 13,000 वर्ग किलोमीटर का है, वहाँ से CPEC निकल रहा। तो ये हमारे विद्यार्थियों में, हमारे जो करिकुलम है उसके अंदर, हमारी जो विद्वत मंडली है उसके अंदर, हमने यहाँ के करीब 2 लाख लोगों को हमने भगवान भरोसे छोड़ दिया। हमने कभी नहीं चिंता की। 2005 में भूकंप आया, दुनिया के लोगों ने वहाँ जा कर के यूरोपीय यूनियन पहुँचना शुरू किए, भारत में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। CPEC वहाँ से निकलना शुरू हो गया, दुनिया के काफ़ी देश उससे जुड़ते चले गए, भारत देश ने कभी प्रतिक्रिया नहीं शुरू किया। और एक बात मैं बिल्कुल इम्पोर्टेंट तरीके से यहाँ रेखांकित करते हुए कहना चाहूँगा कि पहले भी 19वीं 20वीं शताब्दी में ग्रेट गेम यहीं से शुरू हुआ था। 20वीं 21वीं शताब्दी का भी ग्रेट गेम इसी पोर्शन से शुरू होगा। आपका इकोनॉमिक ब्लैकेट हो गया, आपने अपनी हिस्ट्री को कभी ट्रेस नहीं किया। आज के डेट में हमारा जो इंडिया का जो हमारा और चाइना का जो फेस ऑफ चल रहा है, हमारे जो चल रही है, वो तिब्बत की, उसका इतिहास नहीं है, वो तिब्बत के इतिहास को क्लेम कर रहा है इस जगह पर कि हमारे तिब्बत के इतिहास, जो कि तिब्बत उसका पार्ट हो गया।
तिब्बत उसका पार्ट हो गया। हमने अपनी हिस्ट्री में ये नहीं बताया कि हमारा शैविज्म यहाँ पर एक हमारा हमारे वहाँ पर मंदिर बने हुए थे, हमारा जो हमारे जो दार्शनिक परंपरा थी वहाँ पर थी। हमने कभी इस चीज़ को ट्रेस नहीं किया, हमने ट्रेस नहीं किया। हम नहीं जानते आज की डेट में कि हमारे जो जोरावर सिंह थे, दुनिया भारत के सैन्य इतिहास का फैंटास्टिक नाम। मैं आपसे सबसे कहूँगा कि एक बार उनके बारे में आप पढ़िए कि जोरावर सिंह कौन। भारतीय सैन्य इतिहास, एक आदमी जिसको कहता था कि मैं हिंदू कुश तक अपनी सीन बनाऊंगा, तिब्बत का मानसरोवर जीता। उसी जगह पर उन्होंने, नाम भूल रहा हूँ उस जगह का, वहीं पर उन्होंने अपना 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 उनका किला बनाया। पूरा गिलगित, पूरा बाल्टिस्तान इतने भयानक संघर्षों के दौरान इतना डिफरेंट टेरेन में लड़ने का भारतीय सेना को कभी अनुभव नहीं था। 2 बार लड़ी है भारतीय सेना इतनी डिफिकल्ट टेरेन में, जिस परिस्थिति में हुई थी। पहले जो हमारे जोरावर सिंह जी जो गुलाब सिंह जी थे, उनके सेनापति थे। गिलगित, बाल्टिस्तान मतलब लद्दाख प्लस तिब्बत का ये वाला पोर्शन हम नहीं जानते उनके बारे में। ऊँट की, भेड़ों की खालों को पहन करके लड़े और लड़ते लड़ते उसी समय में वहीं पर वहाँ मानसरोवर के पास उनकी मृत्यु हो गई। बाद में हमारी चिसूल की संधि हुई, चाइना तिब्बत तब उनका पार्ट था, चाइना का पार्ट था। गया बोला कि देखिए ऐसा हो रहा है। तिब्बत ने कहा कि ठीक है, तो मिंसर और जो दूसरा जो मानसरोवर, इस पे हमारे पोर्शन को त्रिशूल की संधि के अंदर माना गया। मिंसर का तो काफ़ी लंबे समय तक 1959 तक हमारे पास टैक्स आता रहा। भारत देश के जितने भी बड़े, चाहे दिल्ली के साम्राज्य रहे हो, चाहे यहाँ के साम्राज्य रहे हो, सभी के ऊपर जो लद्दाख एक जो एक नेचुरल टेरिटरी थी, इसके ऊपर हमारा सदैव से एक राजनीतिक और सांस्कृतिक एक जो सामंजस्य और एक अंतर मिलन, एक इंट्रैक्शन जो था, ये इनके दोनों के बीच में रहा। हम अपने इतिहास को क्यों ट्रेस नहीं करते वहाँ पर कि हमारी चीज़ों को, हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा, जहाँ जो हमारे ऋग्वेद में उल्लेख है, ढेर सारे हमारे पास एविडेंस है जहाँ जिसके बेसिस पे ये माना जाता है कि जो राजसूय यज्ञ हैं उनमें लोग आ रहे हैं यहाँ पर, महाभारत से लेकर के। सम्राट अशोक यहाँ पर है, कनिष्क यहीं पर है, ललितादित्य मुक्तापीठ, जैसा कि मैंने बताया कि गुजरात से लेकर के आसाम तक और काराकोरम से लेकर के कर्नाटका तक का पोर्शन यहाँ पर अपने पास है, उन्होंने रखा। और किस दर्शन में कह रहे हैं, 100 दर्शन के डिफरेंट, करीब 55,000 से कार्ल जेटमैन ने फैंटास्टिक काम किया है। उन्होंने उस एरिया के अंदर देखा शैल चित्र बने हुए हैं, भगवान शिव के मूर्तियाँ। अभी आपने कुछ दिन पहले पढ़ा होगा कि गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान जितने भी पर्वतों के अंदर जो शैल चित्र बने हुए हैं, जितने भी वहाँ पर अभिलेख लिखे गए हैं, उनको ढकने की कोशिश कर रहा है। आप समझ रहे हैं इस पूरे षड्यंत्र को कि हमने ट्रेस नहीं किया, हमने नहीं बताया कि ये पोर्शन हमारा रहा। दूसरा वाला आपकी हिस्ट्री को ट्रेस खत्म कर रहा है। तीसरा इकोनॉमिक, अभी आप जब हम आएंगे तो देखेंगे कि चाइना ने पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया, वहाँ पर आपकी स्थिति ख़त्म कर दिया। लोग आपको भूल गए, वहाँ के 2 लाख लोग, अब जो वहाँ के लोग हैं वो आपको भूल गए कि आप 20 लाख लोग की आप कहाँ पर हो, आप उनके सुख दुख दर्द कहीं पर पड़ते नहीं। तो चीज़ें, संविधान के पालन, तो हमने इस लेवल का हमने कंफ्यूजन क्रिएट किया अपने एकेडमिक सर्किल में। लेकिन चलो ठीक है, हम ये भी मानते हैं कि 1947 की परिस्थितियाँ अलग थी। हम उस षड्यंत्र का शिकार हो गए, न चाहते हुए भी हम कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि हमारी इतनी दयनीय अवस्था थी कि हमको गेहूँ लेना पड़ रहा था, हमको तकनीक लेनी पड़ रही थी। तो ये हमारी व्यवस्था थी। लेकिन क्या इस व्यवस्था में हम हरदम से जीने के लिए बाध्य हैं? क्या हमको अपने पुनः अपने इस पूरे जो हमारी रणनीतिक समझ है, हमारा जो एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है
और उस महत्वपूर्ण भाग जिसके माध्यम से हम अपना दर्शन, हम धन धान्य विचार विनिमय सब करते रहे, उस पोर्शन को फिर से नहीं ट्रेस किया जाना चाहिए? बिल्कुल किया जाना चाहिए। और एक जनमानस के अंदर एक चेतना जानी चाहिए, जिस चेतना के माध्यम से कि ये साम्राज्य, ये हमारा अभिन्न अंग है, और हम हर तरीके से, ये यहाँ के लोग हमारे लोग हैं, ये सिर्फ हमारे भारत नहीं है, हम यहाँ के लोग हैं, वो हमारे लोग हैं, हम उनके सुख दुख, हम परिस्थितियों में हम इनके खड़े रहेंगे। अब देखिए, अब दूसरी बात, तो ये हमारी एक बात हो गई कि ये हमारी भूमि क्यों है। हमने कहा कि हमारी एक सांस्कृतिक राजनीतिक निरंतरता थी, जिसकी वजह से ये हमारी भूमि थी। दूसरी बात क्या, जिस देश ने इसके ऊपर अटैक किया, जिस आधिपत्य किया हुआ है अवैध तरीके से, क्या उसने रिकॉग्नाइज किया इसको? उसका उत्तर है नहीं। पाकिस्तान के दो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जिसके माध्यम से वो आज़ाद हुआ, उसके अंतर्गत पाकिस्तान के पूरे क्षेत्र निर्धारित किए गए कि कौन कौन से पाकिस्तान के अंदर जाने वाले जो जोग्राफिकल क्षेत्र हैं उनमें कहीं नाम नहीं। पाकिस्तान ने 3 बार अपने संविधान को बनाया, उस तीनों के अंदर पाकिस्तान अपनी टेरिटरी अनुच्छेद 1 में निर्धारित करता है, उसके अंदर गिलगित बाल्तिस्तान का नाम नहीं। पाकिस्तान वहाँ पर जनगणना नहीं करता, पाकिस्तान वहाँ पर अपने नक्शे में नहीं दिखाता है। तो ये दैन्यता कहाँ से आई हमारी कि हमने कम से कम इतना भी नहीं किया? पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ उसका उपयोग किस लिए करता है? उसका उपयोग एक शोषण के रूप में, चाइना के साथ मित्रता के रूप में, के एक मजबूती के रूप में। एक जगह मैंने पढ़ा कि लिखा था कि गिलगित बाल्तिस्तान एक ऐसी गाय है जिसको कि पाकिस्तान ने दूहने के बाद चीन नाम की कसाई को बेच दिया। बहुत बहुत सटीक प्रतिबिंब है जिसके माध्यम से हम इस पूरी परिस्थिति को समझ सकते हैं। पाकिस्तान और चीन हमारे पड़ोसी होने के साथ साथ ही स्वाभाविक शत्रु हैं। इस बात को बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 70 साल में हमने बहुत कोशिश किया चाइना के साथ एक अपने रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, व्यापार वाणिज्य सब चीज़ हमने कर लिया, लेकिन हमको कभी मिला नहीं उसका प्रतिफल, है ना। सेम चीज़ पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या है? पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है कि वो इस्लामिक कंट्री है। इस्लामिक में भी आइडियोलॉजी जिसमें गैर सुन्नियों का उस पाकिस्तान के जो नेशन स्टेट है, पाकिस्तान का जो जिन्होंने सिक्योरिटी स्टेट के रूप में कन्वर्ट किया, उस सिक्योरिटी स्टेट में पाकिस्तान सुन्नी, कट्टर सुन्नी इस्लामिक के अलावा, इस्लामिक आइडियोलॉजी के अलावा किसी दूसरे विचारधारा की स्थिति। यहाँ क्या स्थिति है? यहाँ स्थिति ये है कि देखिए, ये पोर्शन आप जान रहे हैं कि ये पोर्शन ट्रेड एंड कॉमर्स का पोर्शन रहा, व्यापार वाणिज्य होता रहा। व्यापार वाणिज्य में एक अंतर्मिलन होता है, जो जिस समाज के अंदर जितना ज़्यादा व्यापार वाणिज्य होगा, उस समाज 2 तरीके से रिएक्ट करता है कि विचारों के रूप में तो उदार हो जाएगा, लेकिन अपनी संस्कृति के रूप में उसमें एक तरीके की कठोरता आती है। सेम चीज़ यहाँ पर, सांस्कृतिक रूप से अत्यंत संपन्न, लेकिन बौद्धिक और जो उनका मानसिक जो उदारपन था, उन्होंने सभी संस्कृतियों को स्वीकार किया। उन्नत भाषाएं, 13 से अधिक उन्नत भाषाएं, जिनमें से आप जानते हैं कि सीना भाषा गिलगित में एक जो उनका बेसिक, डोमाकी भाषा, वाकी भाषा, रुसुस्की भाषा, जो एक अपने तरीके की अकेली भाषा, आइसोलेटेड लैंग्वेज है, उसका कोई भाषा ही नहीं। बाल्तिस्तान में बाल्ती भाषा, ये भाषा ये इंटरेक्शन को दिखाता है कि सोसाइटल इंटरेक्शन को, लेकिन वो अपने प्राचीन जो उनके मूल मान्यताएं, संस्कृति, उनसे कभी अलग नहीं हुए। ये जो बाल्ती भाषा है, इसको भी सांस्कृतिक निरंतरता के रूप में अगर आप देखेंगे तो ये जो बाल्ती भाषा है, जो सीना भाषा है, ये बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है इंडो आर्यन परिवार से जुड़ी हुई भाषा। हम लोग रविवार बोलते हैं, उनके आदित्यवार बोलते हैं। हमारे यहाँ स्वास्तिक चिन्ह है, उनके यहाँ स्वास्तिक चिन्ह। हमारे यहाँ
हमारे यहाँ गाय बहुत पूज्य है, उनके यहाँ गाय बिल्कुल पूज्य। जो बाल्टी भाषा है, वो तिब्बतन का ओल्ड तिब्बतन भाषा है, जो वखान कॉरिडोर में जो बोली जाती है वाकी भाषा, वो वाकी भाषा दुनिया की पुरानी जो पर्शियन थी, सबसे पुरानी पर्शियन, वो बोली जाती है। और बाल्टी भाषा भी जो दुनिया पुरानी जो तिब्बती थी, उस भाषा को हम जो बाल्टी लोग बोलते हैं। तो उन्होंने अपने, अच्छा अब क्या हुआ, जब ये ब्लॉकेड हो गया तब उनके साथ जो गिलगित बाल्टिस्तान के रहने वाले थे, 1947 में जब ट्रेड कॉमर्स ख़त्म हो गया, अंग्रेज़ों के जाने के सामने उनके पूरे कश्मीर, कासगढ़, जिसको सिंगजंग से कासगढ़ से लेकर के और यहाँ सभी देशों के अंदर उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव होते थे। नीचे से जो नॉर्थ इंडिया से लोग थे वो जाते थे, ये साल बना करके बेचते थे, बीच में इंटरमीडिएटरी का रोल करते थे। मसाले नीचे साउथ इंडिया से ऊपर साउथ इंडिया में जाते थे, ये लोग ट्रेड करते थे। अब क्या हुआ इस पूरे प्रोसेस में, जब ये ट्रेड बंद हो गया, हमारा इकोनॉमिक ब्लॉकेड हो गया, हमारा सिर्फ उधर का भी हुआ, जो हमारा लद्दाख था उधर का भी हो गया जो हमारे पास है। उस पूरे पोर्शन के दौरान इनकी व्यवस्था हो गई कि ये जो एग्रेरियन कम्युनिटी नहीं थी, उसको एग्रीकल्चर पर आना पड़ा। और एग्रीकल्चर पर आने पर 2%, आप जान रहे हैं कि पूरे पोर्शन का 2% भूमि ही सिर्फ उपजाऊ। इतना सोचिए कि हिंदू कुश और हिमालय और पामीर तीनों का जो मिलन है उस जगह का, उस कठिन जो वहाँ पर खेती करना कितना हुआ। तो एक विवश एक जो समाज खड़ा हो रहा है, वो आर्थिक विपन्न प्लस सांस्कृतिक विपन्नता उसके ऊपर लादी जा रही है। सांस्कृतिक विपन्नता ये है कि उनके ऊपर उनकी भाषा में बात करना बंद हो गया, उर्दू थोप दी गई, जबकि कोई ये बेचारे ना तो दे पाते, वोट दे पाते हैं, ना इनका कोई रिप्रेजेंटेशन होता है। इनके ऊपर क्या थोप दिया गया, कहा गया कि उर्दू बोलिए आप। इनकी लिपि, उन्नत लिपि, इनकी भाषा, इनकी संस्कृति, सबसे कहा गया कि अभी भी आप गिलगित बाल्टिस्तान में अगर आप मैप उनके लोगों को देखेंगे तो उनकी दाढ़ी नहीं दिखती। और ये रहने वाले कौन थे, ये इसमें आप देखिए, इसमें शिया, सुन्नी, इस्माइलिया और एक चौथा है नूर बख्शिया। तो जो शिया और नूर बख्शिया और जो इस्लामिया, ये मतलब ये शियाओं का ही एक वो है। लेकिन ये जो पहले वाले हैं वो टोलवर शिया माने जाते हैं, जो शिया हैं बकाया। जो दूसरे हैं वो अपना जो सूफी परंपरा के नूर बख्शी थे, मोहम्मद नूर बख्श, वो आए और यहाँ पर सूफी थे। उन्होंने बौद्ध धर्म की भी चीज़ें, उन्होंने हिंदू धर्म की भी चीज़ें, उन्होंने जो कभी विवश नहीं किया, तो उनसे चलना शुरू हो गया। जो दूसरे जो नूर बख्शिया हैं, नूर बख्श ने लगाया इनको। जो इस्लामिया, आगा खां फाउंडेशन आपने सुना हो, आगा खां फाउंडेशन कराची और गुजरात के पास, कराची जाहिर सी बात है कि ट्रेडिंग कम्युनिटी थी, जिस संप्रदाय से आते थे वो जाकर के आगा खां फाउंडेशन ही उनके लिए काम करता है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस कम्युनिटी। तो क्या हुआ कि इनके ऊपर लाद दी गई, क्या उर्दू लाद दी गई, इनका साहित्य खत्म हो गया। इनकी, चूँकि उर्दू लादने के पीछे क्या थे, उर्दू के लादने के पीछे थी कि अपनी पुरानी ऐतिहासिकता है उसको किसी न किसी तरीके से विस्मृत कर जाए। और जो एक मेन उनका सिलेबस बदल दिया गया, सिलेबस उनका जो रखा गया उस पूरा कट्टर सुन्नी जो मतावलंबी जो चीज़ें हैं उसके अंदर, जिहाद की बात, उसमें माइनॉरिटी के ऊपर इस तरीके की बात, ये परंपरा नहीं थी वहाँ की। उन लोगों ने बड़ा ऐतराज़ करना शुरू कर दिया। 2004 में एक पूरा मूवमेंट खड़ा हुआ जो पाठ्यक्रम पर था। उनके ऊपर कहा गया कि आपको ज़बरदस्ती खराज देना है, आपको जो एक टैक्स जो होता है उसको आपको देना। तो एक सांस्कृतिक जो जिस तरीके से उनके ऊपर, इन भाषाओं के ऊपर, ये जो 16 बड़ी भाषाएं थी जिनकी अपनी समृद्ध लिपि, समृद्ध लिटरेचर, समृद्ध मुहावरे, एक बोली का मरने का मतलब होता है कि हजारों साल की संचित एक जो मेमोरी है उसका नष्ट कर देना। इस मेमोरी को नष्ट करना चाहता है, उस नष्ट करना चाहता है कि आपके पास नहीं, आप उस बृहद हिंदुस्तान की सांस्कृतिक परंपरा के अंग कभी नहीं थे। और इसको बखूबी वो कर रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये है कि उसमें कोई बोलने वाला अभी तक नहीं। जो लोग बोलते हैं उनको सीधा सीधा बाबा जान
उन्होंने आर्थिक शोषण, अभी हम आर्थिक शोषण पर बात करेंगे, आर्थिक शोषण और इन सब चीज़ों पर लेफ्टिस्ट हैं वहाँ के वामपंथी हैं, उनको जेल में, आजीवन जेल में। जो भी विरोध करता है, 100 कतली थे, उन्होंने विरोध किया, उनको डाल दिया गया। एक मोहम्मद कश्मीरी थे, उनको जेल में डाल दिया गया आजीवन। कब पुलिस वाले कब उठा ले जाएंगे। अच्छा, ये 2% ज़मीन के साथ और क्या हुआ कि अवैध कब्जा। तो हमारा भविष्य होना चाहिए, होना ये चाहिए कि दुनिया के अंदर, जैसा कि पहले मैंने कहा कि एक सामरिक स्थिति तो इसकी इम्पोर्टेंट है ही है, आर्थिक महत्व है वो बहुत ज़्यादा है इसका। पहले भी आर्थिक स्थिति इसकी रही। आप जानते हैं कि एक जोग्राफिकल जो इतने डिफ़िकल्ट टेरेन में बहुत ढेर सारे यहाँ पर जो खनिज हैं उनकी संभावना है। ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, उसने एक अनुमान लगाया है कि 1480 सोने की खाने हैं उसमें। यूरेनियम बड़ी मात्रा पर यूरेनियम बड़ी मात्रा पर मिलता है। अंतरिक्ष में काम आने वाले, अंतरिक्ष विभाग में काम आने वाले जितने भी बहुमूल्य धातुएं हैं सब इसके अंदर पाई जाती है। जितने भी बहुमूल्य धातुएं हैं जो हम लोग ऐसे यूज करते हैं, जेम्स जिसको बोलते हैं, वो जितने भी हैं, उसमें पुखराज हो, उसमें नीलम हो, उसमें जितने भी चीज़ें हैं वो सब का सब यहाँ पर बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका फ़ायदा किसको मिलता है? इसका फ़ायदा सीधा पाकिस्तान और चाइना के जो यूरेनियम तक की खदानें हैं, 20 जो यूरेनियम की खदानें चाइना को इसमें मिल चुके हैं। एक बहुत जिस कंपनी को पूरी दुनिया ने बैन किया हुआ था, वो उस कंपनी को चीन रोड एंड ब्रिज कारपोरेशन है, उसमें उनको दिया जा चुका है। हजारों की मात्रा में चीनी बड़े अलग भेष में, मतलब कभी इंजीनियर के रूप में, कभी डॉक्टर के रूप में, कभी किसी के रूप में वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। जो मोटा माना जाता है कि इसकी यहाँ पर उनकी उपस्थिति कम से कम 10,000 चीनी है, वो हरदम प्रेजेंस रहता है उनका। 1927 में महाराजा हरि सिंह के समय में स्टेट सब्जेक्ट रूल बनाया गया था। उस स्टेट सब्जेक्ट रूल में था कि कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ पर आकर के नहीं करेगा। पूरे पाकिस्तान के लिए खोल दिया गया है। आइए यहाँ पर माइनिंग के टेंडर लीजिए। माइनिंग के टेंडर कैसे मिलते हैं किसी को नहीं मालूम है, कितनी घूस जाती है किसी को नहीं मालूम है। इनफैक्ट अभी सीपैक जो आपको मिला, जिसको $46 बिलियन लगा रहा है चाइना, उसका मेगा प्रोजेक्ट है, उसमें भी किस तरीके से हुआ, कोई पार्लियामेंट के अंदर बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। जल स्रोतों की प्रचुरता है इस पूरे। आप सोचिए कि दुनिया के कहा जाता है नॉर्थ पोल साउथ पोल के बाद अगर कहीं पर जल प्रचुर है बड़ी मात्रा पर, वो कहाँ पर है? वो इस गिलगित और बाल्टिस्तान के अंदर। 3 बड़े ग्लेशियर, जो बियापो, बाल्तोरो और एक और है यहीं पर, पूरी दुनिया के 27% ग्लेशियर यहाँ पर। करीब 30,000 मेगावाट बिजली लगाने की बिजली की जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल, वो करीब 30 to 35 मेगावाट, 1000 मेगावाट बिजली बनाने की। लेकिन यहाँ आप जानते हैं 88% लोगों के पास बिजली, सड़क और नहीं है लोगों के पास। एक लंबी श्रृंखला है यहाँ पर बांध बनाने की। दिम्बर बांध, सतपारा बांध, भुंजी बांध, तरबेला बांध। अब बांध बनाने में आप जानते हैं कि चाइना पूरा दुनिया के अंदर एक्सपर्ट है। चाइना बांध बनाने के अंदर पूरा फंडिंग वहीं से आती है। बांध बनाने, चूँकि क्या है कि पाकिस्तान की पूरी बिजलियाँ, पाकिस्तान की पूरी सिंचाई, पूरा सिंधु नदी से और सिंधु नदी से निकली हुई कई उसकी नदियाँ, सब यहाँ पर आप, है ना। और एक जो अभी हम बात करेंगे कि एक बहुत बड़ा डैम बन रहा है जिसको बोलते हैं डाइमर भाषा बांध। डाइमर जिला, डाइमर कमिश्नरी है पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर 14 ज़िले। अभी पहले 2019 में 14 किए गए, पहले 10 थे, फिर उसको 14 कर दिए गए। उनमें से डाइमर जिला है। डाइमर एक कमिश्नरी है गिलगित बाल्टिस्तान डाइमर, और सब में 5-5, इसमें 4 ज़िले।
2005 में जब अब यहाँ पर एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट बनना शुरू हो रहा, डाइमर बाग। मुशर्रफ के समय, बहुत पुरानी योजना थी, मुशर्रफ के समय हुआ, बोले कि पैसे वर्ल्ड बैंक देगा, वर्ल्ड बैंक ने मना कर दिया कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उसके अंदर हम नहीं देंगे। प्लस उसका जो इकोलॉजिकल जो चीज़ें रहीं उनके बीच में लोगों ने कहा कि ये एक जो भयानक भूकंपी जो उनके अंदर 2005 में जब भूकंप आया था, बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी वहाँ पर। और ये दुनिया का सबसे बड़ा रोलर कॉम्पैक्ट बांध बनने जा रहा है, जिसकी पोटेंशियल है 4500 मेगावाट। चाइना ने पहले पैसे देने से मना कर दिया कि हम पैसे नहीं देंगे, क्योंकि कहता था कि हमको मेंटेनेंस और जो उसके ऊपर वो है वो हम रखेंगे। पाकिस्तान को अच्छा नहीं लगा। फिर उसने कहा कि वहाँ के एक चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा कि हम पैसा वसूलेंगे जनता से पैसा वसूला। ठीक है, वो सब किया, लेकिन अभी रिसेंटली 1 महीने पहले चाइना ने उसके साथ एक करार किया है, जिस करार के हिसाब से अब जो डाइमर भाषा बांध है, उस डाइमर भाषा बांध में चाइना पैसा लगा रहा है। अब इस पूरी पॉलिटिक्स समझिए, ये तो एक बात की हो गई, जिसका इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस जो होगा वो होगा, जो वहाँ से करीब 40,000 करीब लोग वहाँ से विस्थापित किए जाएंगे, जो उपजाऊ ज़मीन है वो डूब जाएगी यहाँ। लेकिन इसके पीछे की जो असली पॉलिटिक्स है वो ये है कि इसके बगल में क्या है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, इसका वो है, वो जो खैबर पख्तूनख्वा, इसके बगल में राज्य है। तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, अनुच्छेद 161 का 2, कि जिस भी क्षेत्र से इस तरीके का प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, उससे मिलने वाली, उससे लाभ होने वाली राशि को वहीं पर खर्चा किया जाएगा। ठीक बात। लेकिन अब क्या हुआ कि ये प्रोजेक्ट जितने भी बांध हैं, ये सतपारा, बुंजी, तरबेला, जितने भी डाइमर, इन सब के जो ऑफिस बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? वो बनते हैं खैबर पख्तूनख्वा में। अब आप समझिए कि जो पैसा आएगा, लीगली बाउंड है, वो पैसा कहाँ जाएगा? वो पैसा जाएगा किसके पास? वो पैसा जाएगा पाकिस्तान के पास। और यहाँ के लोगों को क्या, बिजलियाँ पाकिस्तान के घरों में चमकेगी और घर टूटेंगे, घर उखड़ेंगे, बिगड़ेंगे। वो कहाँ के? वो गिलगित बाल्टिस्तान के। तो ये एक पूरा का पूरा षड्यंत्र चल रहा है। जैसा कि पहले मैंने यूरेनियम का भी कहा और दूसरा डैम का कहा। इन चीज़ों पर गंभीरता से सोचने वाली बात होगी वहाँ पर, जो आने वाले फ्यूचर में। टूरिज्म का बहुत बढ़िया है। अब क्या कहा जाए कि दुर्लभ भूगोल है ये। 8,000 से जो ऊंचा, आप जानते हो कि 8,848 किलोमीटर आपकी जो माउंट एवरेस्ट है, जो दुनिया का दूसरा, जो दुनिया की इस तरीके से 8,000 से ऊंची 5 चोटियाँ हैं, और 7,000 से ज़्यादा जो ऊंची हैं उनमें 50 चोटियाँ वहीं पर। देवसाई नेशनल पार्क, कलार घाटी, हुंजा घाटी, जितनी भी बढ़िया जो है वो वहाँ पर। रोजगार है नहीं, क्योंकि शिक्षा नहीं है। एक यूनिवर्सिटी अभी खुली है, वो है कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। अभी वो फंक्शन पता नहीं किस लेवल पे करती है, कुछ नहीं। उसके टीचर, प्रोफेसर, सिलेबस पूरा का पूरा पाकिस्तान मोड में। अब गरीबी यहाँ फिर इतनी ज़्यादा है तो पढ़ेंगे क्या लोग? 88% सड़कों नहीं है, साक्षरता 14% है, क्या पढ़ेंगे लोग? तो उनके पास एक विकल्प बचता है, वो है आर्मी में जाना। ये पूरी पॉलिसी है, समझिए इस पॉलिसी। पूरा पाकिस्तान है कि ये जो लोग हैं इनको पाकिस्तान आर्मी में आना चाहिए। पाकिस्तान आर्मी में क्या आने से क्या होगा? भाई पाकिस्तान आर्मी से वो सोचते हैं कि इन्फ्यूज करेंगे उस प्रोसेस को, जो उनका सो कॉल जो इस्लामिक नेशनलिज्म का जो प्रोसेस है उसको के ऊपर ला देंगे। ठीक। और प्लस उनको किससे लड़वाएंगे? उनको कहते हैं कि आप लड़िए। देखिए अभी और पॉलिटिक्स है, एक साइकिल उसमें पकता है कि खैबर पख्तूनख्वा और जो स्वात वैली है वहाँ पर हो रहा है टेररिज्म के अड्डे बन गए। जो पीओके है, जो मीरपुर मुजफ्फराबाद, वहाँ पर टेररिस्ट कैंप चलते हैं। तो ये लोग आकर के, यहाँ के लोग आकर के उनको मारते हैं। जाहिर सी बात है कि सिया हैं वो लोग, है ना। जाहिर मैक्सिमम जो लोग हैं 32% उसमें जो सुन्नी है, बकाया जो रेस्ट ऑफ द सिया हैं। सिया के डिफरेंट जो अपने अपने स्कूल्स हैं उनको बिलोंग करते हैं बकाया। अब फिर यहाँ वाले अब एक तरीके से सोशल टेंशन बिल्ड होती है। फिर यहाँ आतंकवादी उनके घरों को ट्रेस करके और फिर पूरा का पूरा जलाते हैं। तो एक सर्किल है, एक साइकिल है, जिस साइकिल में एक प्रोसेस में जिसने पाकिस्तान ने पूरे वहाँ के लोगों को डाल दिया।
और इस प्रोसेस को हमको समझना पड़ेगा, ट्रेस करना पड़ेगा, है ना। तो हमारी ये बात हो गई कि वहाँ पर रोज़गार नहीं है, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट ज़बरदस्ती का बढ़ाया गया, मतलब स्टेट स्पॉन्सर्ड जो सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट है, स्टेट ने किया कि सुन्नियों से कहा कि आप इनको मारो शियाओं को। बहुत खुले बात है, खुला है बिल्कुल से। जिस समय आप जानते हैं कि जियाउल हक के समय से वहाँ पर एक पॉलिसी आई कि भाई ठीक है, वहाँ एक तरीके से कि जो एक इस्लाम को आगे रखेंगे प्लस जो हमारा एक सिक्योरिटी स्टेट है उसको मेंटेन करेंगे, उसके लिए हमें किसी का बलिदान देना पड़े तो हम करेंगे। और उन्होंने बलिदान देना शुरू किया, जिसमें से परवेज मुशर्रफ का भी बड़ा नाम आया। उसमें कहा गया कि 80 से 1 लाख से, मतलब शुरू तो हो गए थे 1970 में, 1988 के दौरान करीब 80 से 1 लाख सुन्नी मिलिटेंट एक ग्रुप बना करके, जिसका नाम था सिपाही सियाबा, आया, ढूंढ ढूंढ करके सिया जितने लोग थे उनको मारना शुरू कर दिया। गाँव का गाँव में आग लगा देना, फसलों को नष्ट कर देना, बस का सिया बैठे हुए हैं पूरी बस को जला देना। और ये कॉमन प्रैक्टिस हो गई है। 2005 से वहाँ पर इम्मा निकलसन पहुँचे यूरोपियन यूनियन की, उन्होंने देख के बिल्कुल आश्चर्यचकित, चूँकि 2005 के पहले कोई जानता ही नहीं था कि वो कौन सा रीजन है, कहाँ पाकिस्तान क्या करता है। पाकिस्तान उसके नाम से वर्ल्ड बैंक से दुनिया भर से पैसे भी लाता था इसके लिए। 2005 से 9 तक बोले कि पूरा प्रोसेस यही चलता रहा। स्टेट ने जो लोग मार के गए थे उनको, झगड़ा किस चीज़ में होता है? झगड़ा होता है कि तुम ईद का चांद जो सिया है वो अपने हिसाब से करना चाहते हैं, सुन्नी कहते हैं नहीं आज ईद ऐसे कैसे हो गई, आज तो ईद इस तरीके से होगी। तो एक जो सिया सुन्नी प्लस जो मैंने बताया कि नूरबख्श सिया है, उनको लगातार कोशिश की जा रही है कि उनको किसमें उनको पूरा का सुन्नी जो आइडियोलॉजी है उसके अंदर उनको किया जाए। तो एक जो सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट है इसको भी आपको, प्लस आपने क्या किया, चाइना ने वहाँ पर कराकोरम हाईवे 1978 के अंदर तैयार होकर 80 से फंक्शनल हुआ, शुरू हो गया। ढेर सारी सड़कें पूरे चाइना है, पूरे एरिया के अंदर फाइबर ऑप्टिक्स, सड़कें, बांध, दुनिया भर का जो भी काम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं वो प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। जब इतनी कनेक्टिविटी हो गई तो कनेक्टिविटी होने से, और उसने क्या किया कि एक स्ट्रेटजी के तहत पाकिस्तान के जो पंजाब प्रोविंस से और खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को ला करके वहाँ पर पठानों को बसाया जाने शुरू किया, ताकि उनकी जो डेमोग्राफी है, डेमोग्राफी को चेंज किया जा सके, डेमोग्राफी को ख़त्म किया जा सके। वहाँ पर जो शिया धर्मावलंबी हैं उनको ख़त्म किया। एक पूरा सिस्टमैटिक एफर्ट is being done by the Pakistan influx of the outsider in GB। और बड़े जो पोस्ट, बड़े जो चीज़ें हैं उनमें उनको किया। जब इनका विरोध शुरू हुआ तो विरोध शुरू होने पर पहले वो लोग गिलगित बाल्टिस्तान नहीं बोलते थे, पहले बोलते थे नॉर्दर्न एरिया, चूँकि वो गिलगित बाल्टिस्तान बोलना ही नहीं चाहता था पाकिस्तान। फिर यह हुआ कि इसका फिर जब विरोध लोगों ने शुरू किया, पाकिस्तान ने कहा, चाइना ने कहा कि भाई हम तो CPEC लगाने जा रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें हो रही, अब थोड़ा सा अपना आप जियो स्टेट जो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल है जो स्टेटस उसको आप क्लियर करिए, ताकि हमको ज़मीन लेनी है, हमको यहाँ से जो लेबर लॉ बनानी है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, हमको क्या करना। पाकिस्तान ने कहा कि चलो हम 2009 के अंदर गिलगित बाल्टिस्तान एक्ट अंदर ये बात हुई कि हम एक ऐसे ही बिना नक सिक के एक बोला कि यहाँ का अपना विधानसभा होगा, ये होगा, और ये करके उसने ये करने की कोशिश किया। लेकिन फिर 2018 के अंदर अभी उसने फिर से उसने एक चुनाव करवाना है। चुनाव के बाद में क्या माहौल है, पार्टियां बहुत ढेर सारी हैं, और वो पार्टियां भी है, देखिए हमने एफर्ट नहीं किया, तो हमारा अभी कोई वहाँ की जो पार्टी जो मूवमेंट है वो ये नहीं कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहा है कि हम आपके यहाँ जाएंगे। वो कहते हैं कि हम एक हिमालयन आइडेंटिटी के बेस पे एक अपनी आइडेंटिटी बनाएंगे, हमको स्टेटस चाहिए, हमको जिस तरीके से मीरपुर मुजफ्फराबाद को है उस तरीके की स्थिति चाहिए, इस तरीके से मांग हो रहा है। बट लेकिन वो अपना हर एफर्ट कर रहे हैं, अपने को
एक खुद मुख्तार होने का और स्वायत्त होने का, और इन चीज़ों इनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसके खिलाफ लेकर के, मतलब जो कराकोरम हाईवे हरदम बंद रहता है, बीच में कहीं ना कहीं हड़ताल रहती है, लेकिन हम हार्नेस नहीं कर पा रहे। हमने वो हमको भूल के हमको तो वो क्या वो याद करेंगे बेचारे लोग, हमने कभी उनको याद नहीं किया। तो ये बात हमारी हो गई वहाँ की पूरी जो चल रहा है उस परिस्थिति में। थोड़ी सी बात हम सामरिक कर लेते हैं, इसके बाद हम सामरिक की स्थिति, जैसा कि हमने कहा कि 19वीं 20वीं शताब्दी के अंदर यहाँ पर ग्रेट गेम चला। अभी भी वो गेम अभी ओवर नहीं हुआ है। जिस तरीके से चाइना पाकिस्तान और इंडिया के बीच में स्टैंड ऑफ है और चल रही है, पाकिस्तान के सर्वाइवल का क्वेश्चन है और चाइना के हेजोमनी का क्वेश्चन है। दोनों का संघर्ष भारत से अनिवार्य है, उसमें कोई इस बारे में तो किसी को भेद नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान चाइना सीपैक 46, सब तो कहते हैं कि $52 बिलियन उसका लग चुका है। शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी योजना यहीं से निकलना है। हमने इसके स्टेटस को चेंज किया। हमारे गृह मंत्री ने बोला कि यह है अक्साई चिन्ह भी यहाँ का पोर्शन है। ये सब परिस्थितियाँ आप समझ रहे हैं, आप आज की जो परिस्थितियाँ चल रही हैं उनके साथ आप कनेक्ट करके देखिए। हमने अगर इसको असर्ट कर लिया तो कल के डेट में जो सक्सगाम वैली और ये जो चीज़ें दी हुई हैं, और हमारा पार्लियामेंट कहता है कि हमारी जगह हैं। हमारे जम्मू कश्मीर जब ये यूटी नहीं बना था तब उसकी हमारे 27 सीटें खाली रहती थी, गिलगित बाल्टिस्तान के लिए हमने खाली रखा था। पार्लियामेंट के अंदर भी हमारी कुछ सीटें हमारी खाली रहती थी कि हमारी इस पोर्शन के लोगों के लिए खाली। अगर हमने इस चीज़ को असर्ट किया, पूरा का पूरा स्थिति यहीं से बनने वाली है। और जो पाकिस्तान कर रहा है, जो चाइना कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इसका रिपरकशन है, इसका पूरा है। जब हमने वहाँ पर बहुत अपनी स्थिति मजबूत किया, हमने कहा कि ये हमारा लद्दाख की टेरिटरी है, ये हमारी जम्मू कश्मीर की टेरिटरी है, मीरपुर मुजफ्फराबाद यहाँ पर है। हमने अपने मैप में बिल्कुल क्लियर किया। इस पूरे सिचुएशन को यहाँ से समझने की ज़रूरत है। हमने अगर कल आज की डेट में देखिए, पूरा विश्व शक्ति जो चाइना है वो चाहता है कि एशिया के अंदर एशिया यूनिपोलर हो और जिसमें उसी की हेजोमनी हो, और पूरी दुनिया मल्टीपोलर। यहाँ की हेजोमनी को आपको चैलेंज करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ भारत एक सिविलाइजेशनल कंट्री है। बहुत से लोग विश्वास करते हैं, बहुत से देशों के साथ आपका बहुत अच्छे रिलेशन है जो आपके ऊपर, अगर आपने कहीं इसको रोक दिया, आपने अपने को असर्ट कर लिया, सिर्फ आपकी ज़मीन है, आपको असर्ट करना है, चेतना जगानी है, लोगों के बीच में जाना है। अगर ये चीज़ हो गई तो आपकी डेट में, कल की डेट में पाकिस्तान, चाइना आपके साथ कंप्रोमाइज़ करेगा, क्योंकि इस इतने बड़े प्रोजेक्ट को वो अपने हाथ से जाने नहीं देगा। तो ये एक बड़ी बात। हम कुछ काउंटर फैक्चुअल तरीके से करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास होता ये, तो कि ये तो बात हो गई हमारे पास ये होता तो क्या होता। हम वो जियो स्ट्रेटजिक लेवल पर भारत की सीमाएं, जो चाइना पाकिस्तान का जो इतना समुद्र से गहरा, हिमालय से ऊंचा जो एक रिलेशन है, वो रिलेशन नहीं बना होता फर्स्ट, क्योंकि चाइना की सीमा पाकिस्तान से मिलनी ही नहीं है। नंबर 1, आपकी एक्सेसिबिलिटी पूरे का पूरा सेंट्रल एशिया, यूरोप तक आप सीधा थल मार्ग से आप जा सकते थे। अब तो आप कहाँ से जाओगे अभी इस समय? तो हमारा जो बॉर्डर स्टेट होता पाकिस्तान वाला, वो होता खैबर पख्तूनख्वा। हम जो एक पख्तूनिस्तान की मांग करते हैं, पख्तूनिस्तान की मांग होती, हो सकता है कल की डेट में हम एक डिफरेंट प्लेयर के रूप में यहाँ पर उभरते हैं। सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं जो आ रही हैं, पूरा पाकिस्तान का एग्रीकल्चर उसी पर डिपेंड है। हो सकता है कल के डेट में हमारे पास होती है, और हम क्या करते हैं, हम संतुलित करते हैं। हमारे टेरिटरी से जो थी वो चली जाती। कराकोरम हाईवे जो बना उसका ये स्वरूप नहीं होता। जो स्वात वैली और किशन घाटी के अंदर जो चल रहा है, जो किशनगंगा घाटी के अंदर जो टेररिस्ट चीज़ें चल रही होती। वखान कॉरिडोर बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है। आपको
पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान और चाइना इन तीनों के बीच में एक पट्टी है, उसको 20 से 25 किलोमीटर की पट्टी है, उसको बखान कॉरिडोर, उससे मिलता है। हमारा अफ़गानिस्तान के अंदर सीधा सीधा हमारी एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है। अभी जब वहाँ से यूरोप जो अमेरिकन विड्रा करेगा, तो यूरोप विड्रा करेगा तो उसका स्वरूप क्या होगा, आपकी उसमें किसी तरीके से कोई भूमिका नहीं। कल के डेट में हमारी यहाँ पर भूमिका होती। पाकिस्तान चाइना की जो एम्बिशन है ग्वादर पोर्ट में पहुँचने की, अरब सागर तक पहुँचने की, उसको आप रोक सकते थे, वो आपके साथ अच्छा रहता, क्योंकि उसको कर आप फिलहाल तो उसको करना तो अपना ट्रेड ही था ना। तो ये प्रोसेस आपके 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 सामरिक दृष्टि से था, वो इस स्थिति यहाँ से है। बकाया हमारे पास यूएन की कोई भूमिका बची नहीं। यूएन ने भी कहा था, देखिए यूएन ने भी, हम जब शिमला एग्रीमेंट किए उसके बाद से यूएन या अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन हैं उनकी भूमिका ख़त्म हो गई। हम किसी के जाने नहीं कि कोई मीडिएट करे, कोई इंटरवेंशन। हमारी ज़मीन है, हमारे लोग हैं, हमारा। आप एक सिविलाइजेशन को क्या चाहिए, एक व्यक्ति को कि अपने धन और जन के ऊपर आपके अपने होने चाहिए। तो अब आप है, कोविड के बाद जो दुनिया बदलेगी, आप इस मोड़ पे हो कि आपको कुछ ना कुछ करना है। देखिए पाकिस्तान चाइना के साथ आप जिस तरीके से आप खड़े हो गए हो, उसने काराकोरम हाईवे बना लिया, दुनिया भर का इंफ्रास्ट्रक्चर कर लिया, माइनिंग कर रहा है, अपने लोग खड़े कर दे रहा है। आपको कुछ ना कुछ करना है। इस परिस्थिति में अब जिस हिसाब से आपका जो पूरा का पूरा हो रहा है, डेमचौक, चूसुल, हट स्प्रिंग और देवसांग पोंगोंग झील के पास, वहाँ पर किसी न किसी निर्णायक मोड़ में आपको पहुँचना आपकी बाध्यता है। अब आप पीछे नहीं हट सकते हो यहाँ से। तो मेरा इतना है कि हम अपने इस भाग को जाने। हमारे पास विकल्प हैं। हमारे पास एक देश के रूप में, एक संप्रभु देश के रूप में, शक्तिशाली जो एस्पिरेशन है हमारा चीज़ें में, तो अपनी चीज़ों को हमको प्राप्त करने के लिए उचित तरीके का संघर्ष जिस भी स्तर पर होता है वो हमें करना चाहिए और करना पड़ेगा, और ईश्वर की कृपा से हम करेंगे, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट हमको ये बोलता है। और अब हमारी धीरे धीरे जनमानस भी इस बात को महसूस करेगा और बोलेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना ये वक्तव्य ही पूरा करता हूँ। मुझे आनंद मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद कि मुझे बोलने का मौका दिया। जय हिंद, वंदे मातरम।